हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है बीजगणित या अलजेब्रा। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो है हमारा वेरिएबल और है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के बारे में तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट या जिसे हम ध्रुवों के स्थिरांक कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे 1 2 3 जो भी हम लिखते हैं संख्या, हाँ, चाहे ये माइनस हो या कुछ भी इस तरीके से डेसिमल में हो 1.5, ये सब कुछ भी हो, ये सब एक संख्या है जो हमें पता है कि क्या है। अब वेरिएबल वहीं पे आ जाता है कि वेरिएबल जैसे वेरिएबल या चर जिसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए बी सी इस तरह से जेड तक कोई भी एक लेटर को हम यूज़ करते हैं। तो गणित के किताब में हम देखेंगे पन्ना पलटते पलटते तो कुछ इस तरह के अध्याय में हमें मिल जाता है 4x 5x स्क्वायर या 3c, इस तरह से 5d, इस तरह के हमें कुछ लिखे हुए दिखाई देते हैं संख्या, जिसमें कुछ तो हमें समझ में आते हैं, जैसे कि ये 4 हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये x हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक हमारे गणित में फिर ABCD कैसे घुस गया। तो उसी का हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल को समझा देता हूँ। वेरिएबल मतलब, या जिसे हम चर कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो चीज़ वैरी करेगा, यानी जो चीज़ हमें पता नहीं है, इस वक्त हमें पता नहीं है, बाद में पता चल सकता है। तो इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि चीज़ और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे कि ये मेरा एक बिस्किट का पैकेट है, कोई भी कंपनी का बिस्किट का पैकेट है, ABC बिस्किट्स, ठीक है। यहाँ पे दो दोस्त है, दोनों दोस्त बोल रहे हैं कि चलो हम लोग इस बिस्किट को आधा आधा खाएंगे। तो आधा आधा खाएंगे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितना बिस्किट है ये तो बिना खुले पता नहीं चलेगा। तो इसको जब पता नहीं चलेगा कि बिस्कुट की बिस्कुट का नंबर ऑफ बिस्किट्स, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये इक्वेशंस है कि दैट विल बी डिवाइडेड, यानी उसको हम 2 से भाग करेंगे। तो ये जो हमें जो चीज़ नंबर ऑफ बिस्किट्स हमें नहीं पता है, इस चीज़ को इस तरह से इतना बड़ा अंग्रेजी में नंबर ऑफ बिस्किट्स या बिस्किटों की संख्या इस तरह से शब्दों में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक शॉर्टकट दिया जा सकता है कि पकड़ लेते हैं कि उसके अंदर में x नंबर ऑफ बिस्किट्स है और इसे हमें बराबर 2 हिस्सों में भाग करना है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है x, इसे हम कहेंगे वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू तब पता चलेगा जब हम इस बिस्किट के पैकेट को खोलेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर में कितना बिस्किट है। मान लेते हैं कि उसके अंदर में 10 बिस्किट है, तो 10 को 2 से भागा करेंगे तो 5, यानी दोनों को 5-5 करके बिस्किट मिलेगा। लेकिन ये पता कैसे चला? जब खोला। तो इस तरीके से गणित में भी बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखते वक्त हम देखेंगे कि शुरुआत में हमको पता नहीं होता है कि उसके अंदर में कितना है वैल्यू, लेकिन हमें उसको लेके एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम इस तरह के वेरिएबल x y z a b c कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक हो गया वेरिएबल। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें हमको पता नहीं है इस वक्त की क्या वैल्यू है। जैसे कि हम कहीं पे बस में जा रहे हैं, तो बस में भाड़ा है, तो भाड़ा 2 जन है वही, या 3 जन है, ठीक है। तो 3 जन है ABC, तो कंडक्टर ने भाड़ा तीनों का A से ले लिया, तो जितना भी भाड़ा हुआ तो लेट दैट फेयर बी, यानी उस भाड़े का x पकड़ लेते हैं और डिवाइडेड बाई 3, यानी B और C को अभी पता नहीं है कि कितना भाड़ा दिया है। मान लेते हैं A आगे सीट में बैठा है, B और C पीछे सीट में बैठे, A ने तीनों का भाड़ा दे दिया।
तो बी और सी बाद में बोले कि भाई कितना भाड़ा हुआ, हम लोग दे देते हैं तुमको। तो इसका मतलब है कि बी और सी को इस वक्त तो पता नहीं है, लेकिन उन लोग ये जानते हैं कि जितना भी टोटल भाड़ा होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इनिशियली अगर इक्वेशन बनाने जाएंगे तो इस तरह से हम इस तरह के इक्वेशन एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 3, मान लेते हैं कि 60 रुपया भाड़ा हुआ, 3 जन ने दिया तो ये एक एक जन को 20-20 रुपये पड़ा। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें, जो कि हमें शुरुआत में पता नहीं होता है कि कितना वैल्यू है, वहाँ पे हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम एक अलग हिस्से में आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में टर्म, या हिंदी में हम बोलते हैं पद। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल में लेता हूँ जैसे 2x, ठीक है। इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक टर्म है, यानी हिंदी में मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक पद है। कैसे, मैं इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 है, एक कांस्टेंट, x एक वेरिएबल, x को पता चल जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, निकल जाएगा। दूसरा एक टर्म ले लेता हूँ जैसे कि यही x प्लस 2। तो यहाँ पे ये दोनों में ये है कि अगर यहाँ x का वैल्यू नहीं भी पता चला तो भी ये एक टर्म ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पता चला तो ये x प्लस 2 हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं दो टर्म। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, मैथ्स की भाषा में इसको मोनोमियल, इसको बाइनोमियल, यानी ये तो एक पद है, इसको हम बोल सकते हैं द्विपदी, यानी दो पद है। अच्छा, इसी प्रकार हम और एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं जैसे 2x माइनस 3y प्लस से 4z। तो इसमें देख सकते हैं कि 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है, यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ट्राइनोमियल, या जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं त्रिपद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, क्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि 2x, इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे और एक चीज़ डाल देता हूँ, तो यानी ये 2 से ज़्यादा हो गया। तो बहुत ज़्यादा हो जाने से इनको फिर अलग अलग नाम नहीं दिया जा सकता है, तो उसको लिए हम पॉलिनोमियल या बहुपद जिसे हम बोलते हैं बोल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मोनोमियल एक पद, बाइनोमियल दो पद, ट्राइनोमियल त्रिपद, पॉलिनोमियल ये 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो त्रिपद, ये वो सब बहुपद में ही, पॉलिनोमियल में ही आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है कि हम प्लस और माइनस को लेके टर्म को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि जैसे कि x डिवाइडेड बाई 4 है, इसे हम दो टर्म नहीं मान सकते। जैसे कि हमने 2x को एक टर्म माना, उसी प्रकार डिवाइड को भी इसको हम एक टर्म ही मानेंगे, दो टर्म नहीं मानेंगे। बहुत जन सोचते हैं x बाई 4 है यानी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, नहीं, ये एक ही टर्म माना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस तरह का इक्वेशन है कि x प्लस 5 प्लस और से y डिवाइडेड बाई से 3, तो यहाँ दो टर्म माना जाएगा, ये एक टर्म और ये दो टर्म, दूसरा टर्म, यानी टोटल है दो टर्म या पद जो भी हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट के साथ रहे तो दो अलग अलग नंबर लगे देखने में, लेकिन है वो एक ही टर्म। सिमिलरली डिवाइड का भी अगर इस तरह का सिंबल रहे तो भी इसे हमें एक ही टर्म मानना पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा ही देखने में क्यों ना हो।
वो, लेकिन वो उसे हम एक टर्म ही मानेंगे। अगर जैसे कि 2x वाई डिवाइडेड बाई से 3z y, ऐसा भी अगर हम लिखें तो भी ये एक टर्म ही माना जाएगा। तो अब आ जाते हैं दूसरे विषय को लेके। तो पद हमने यहाँ जाना, एक पद, दो पद, तीन पद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। अब हम आ जाते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में। लाइक टर्म्स यानी जैसे 4x प्लस 5x, हिंदी में हम इसे समान पद भी कह सकते हैं। और इसमें हम लिख रहे हैं अनलाइक टर्म्स, जैसे 4x प्लस 5x स्क्वायर। अब ये समान पद है और ये समान पद नहीं है, या जिसे हम विपरीत पद कह रहे हैं। तो क्यों ऐसा है? इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें x है और इसमें भी x है। तो इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन यहाँ पे x का मान 1 है, इसमें भी x का मान 1 है, और जबकि यहाँ x का पावर 2 है। तो ये दोनों इस तरीके से अलग हो गए। इन दोनों को बिना x का वैल्यू जाने हुए भी हम जोड़ के 9x लिख सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को हम जोड़ नहीं सकते हैं जब तक हमें x का वैल्यू पता ना चले, क्योंकि 4x प्लस 5x स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये जोड़ा नहीं जा रहा है। कि x का वैल्यू अगर पता चल जाता है तो हम इसको कैलकुलेट करके उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम बिना जाने भी x का वैल्यू, मैं एक्सप्रेशन को इस तरह से 9x लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो ये थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 5xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स हैं। अच्छे से देखें, 5 अकेला, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, x अकेला है, x अकेला है, y के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर 2 है। इसी तरीके से 5xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, यानी विपरीत पद या असमान पद बोलेंगे, यानी समान नहीं है पद, लेकिन ये समान पद है, ये विपरीत है। तो यह समानता यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि x का यहाँ पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ये दोनों अलग है, जबकि ये दोनों सेम है, इसलिए इसको हम समान पद बोल सकते हैं या लाइक टर्म्स बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे विषय पे इसी को लेके। यह है हमारा फैक्टर्स, या जिसे हम उत्पादक कह सकते हैं। तो क्या है ये फैक्टर्स? तो इसको जानने के लिए हमें एक इक्वेशन में लिखता हूँ, जैसे 9xy क्यूब। चलिए इसमें देख लेते हैं, 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, कितना y, 3y। तो ये हम उसके फैक्टर्स बना लिए। तो 3x y y y, इसको हमने ऐसे तोड़ लिया। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि ये जो है ये तो नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट।
इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। और जैसे एक्स वाई ये सब जो है, ये सब वाई तो सेम ही है, इसको हम बोलते हैं लिटरल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये संख्या है या संख्यात्मक गुणांक, और ये है हमारा शाब्दिक गुणांक। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी जो नंबर कांस्टेंट को लेके हम उसको बोल रहे हैं, और एक्स वाई जो ये सब है ये लिटरल कोएफिशिएंट है। अब इसमें सवाल जो आ सकते हैं कि जैसे 9 का कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो उसमें है कि 9 को अलग कर देना पड़ेगा, बाकी जो हमारे पास रहा तो 9 को छोड़ के और बाकी क्या रहा, एक्स वाई क्यूब। उसी प्रकार अगर हम x का कोएफिशिएंट निकालें तो x को हटा के यानी 9y क्यूब, अगर y क्यूब का कोएफिशिएंट निकालें तो है 9x, अगर हम सिर्फ y का कोएफिशिएंट निकालें तो है हमारा 9xy स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनके कोएफिशिएंट को आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आते भी हैं, यानी जिसका कोएफिशिएंट निकालने बोल रहा है यानी उसको हम ढक देंगे और बाकी जो बचेगा वही हमारा उसका कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ 9 कहलाएगा। अगर हम यहाँ 9x लेते हैं, अब इसको मिला के भी ले सकते हैं, जैसे 9x का कोएफिशिएंट क्या होगा, y क्यूब होगा, यानी 9 लिया और x लिया, बाकी क्या बचा, तो ये तीनों को अगर मैंने लिखा 9x तो बाकी क्या बचा, y इंटू वाई इंटू वाई यानी y क्यूब, यानी y क्यूब मेरा उसका कोएफिशिएंट बचा। तो एक्सप्रेशन मतलब और कोई प्लस माइनस में तो मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ तक समझाने का कोशिश किया। वीडियो हालांकि बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कि कुछ अगर नहीं समझ में, मैं और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू।